करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। हमने इससे पहले सीडीपी के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में बात कर ली थी। ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आज हम हिंदी के प्रीवियस ईयर के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियोस में इंग्लिश के एसएसटी के बात करेंगे और उसके बाद हम आपके प्राइमरी लेवल का पेपर लेकर आएंगे। ठीक है, ये पेपर हमारा आपके एग्जाम में काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। हमारा गद्यांश है कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हमें क्या करना है कि एक गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ना और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको हम आंसर देने हैं। हमारा गद्यांश कह रहा है कि परेशानियों के बावजूद रोजाना थोड़ा हंसने हंसाने का अभ्यास करते रहने से आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ती है। मतलब देखते हैं आप अपनी की ज़िंदगी में कितनी सारी परेशानियां होती है, उसके बाद भी अगर हम थोड़ा हंसे हंसाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो आत्मविश्वास और सुरक्षा है उसकी भावना जो होगी वो बढ़ जाएगी। इससे न केवल खुद को खुशी महसूस होती है बल्कि आसपास में जो हमारे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं उनमें भी हमें खुशी फैलाती है। यानी कि इससे सिर्फ हम ही खुश नहीं हो सकते हैं, हमारे आसपास जो व्यक्ति है वो भी खुश रहते हैं। हंसना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है, बहुत सी बीमारियों से बचाव हो सकता है। अगर हम खुश रहेंगे तो ये सिर्फ हमें खुशी प्रदान नहीं करेगा बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा रखेगा और आसपास के लोग भी काफ़ी खुश रहेंगे। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा और अनुचित तरीके से हंसना दूसरे को परेशान कर सकता है। हंसी मजाक से टेंशन रिलीज होती है, मन हल्का होता है। लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए कि इतना हंसना बेमतलब की बातों में हंसे कि हमें ये परेशानी देने लगे खुशी की जगह पे। ठीक है, तो इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। हंसते रहने से जीवन की कड़ी वास्तविकताओं में से लगातार थकावट का एहसास, अज्ञात डर और तरह तरह की झुंझलाहट से क्या मिलती है, रिलीफ यानी कि राहत मिलती है। मन की खुशी और शक्ति से कार्य शक्ति और सृजनात्मकता बढ़ती है। क्यों ना हम आपसी भेदभाव मिटाकर अपने संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश करें ताकि एक दूसरे से अपने अपने दुख दर्द खुशी अपनी सफलताओं के सुखद अनुभव बांट सके और आपसी मेलजोल और आत्मविश्वास के साथ हंसी खुशी से जी सके। कितना प्यारा गद्यांश था। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जीवन की कड़ी वास्तविकता से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है कि जीवन की मजबूत सच्चाई, ऑप्शन बी है जीवन में आने वाले संघर्ष व कठिनाइयाँ, ऑप्शन सी है जीवन की सच्चाइयाँ, ऑप्शन डी है जीवन के यथार्थ की श्रृंखला। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन में आने वाले संघर्ष और कठिनाइयाँ। ठीक है, उसमें था जीवन की कड़ी वास्तविकता, यानी जीवन में आने वाले संघर्ष और कठिनाइयाँ हैं उनसे तात्पर्य है ये जीवन की क्या है, कड़ी वास्तविकता है कि जीवन के अंदर अगर लाइफ है आप जी रहे हैं तो संघर्ष और कठिनाइयाँ तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। क्यों ना हम इन सबको हंसी से सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की कड़ी वास्तविकता का तात्पर्य जीवन में आने वाले संघर्ष और कठिनाइयों से होता है, क्योंकि गद्यांश में जीवन में हंसी के महत्व को क्या किया गया है, दिखाया गया है कि मात्र हंसने से ही हमारे जीवन की कितनी समस्याएं होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मन की खुशी और शांति से किसमें वृद्धि होती है। ऑप्शन ए है मित्रता, ऑप्शन बी है कार्य करने की शक्ति, ऑप्शन सी है पारिवारिक कलह, ऑप्शन डी है पारिवारिक प्रसन्नता। तो मन की खुशी और शांति से किसमें वृद्धि होती है। देखो इसमें निगेटिव काट दो, पारिवारिक कलह में तो वृद्धि होगी नहीं, परिवार में तो खुशी बढ़ेगी ना अगर हम खुशियाँ शेयर करेंगे, ना कि कलह बढ़ेगी, तो ये भी हटा दो। तो इसमें मित्रता बढ़ेगी, कार्य करने की शक्ति में वृद्धि होती है। किसमें होती है, कार्य करने की शक्ति। हमारे गद्यांश में भी कहा गया था कि जब हमारा मन शांत और खुश रहता है तो कार्य करने की शक्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि। मन के अशांत होने से बने हुए कार्य भी क्या जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। देखे रहे होंगे आपने कई बार, जब हम खुश होते हैं तो हमारी सारी चीज़ें कैसी होती हैं, खुशी खुशी निपटती हैं। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हमारी सारी चीज़ें कैसे निपटती हैं, दुखी दुखी होकर निपटती हैं। अच्छी खासी चीज़ें भी खराब हो जाती हैं। ठीक है, जिससे झुंझलाहट का जन्म होता है और आगे चल के ये झुंझलाहट बीमारी का रूप ले लेती है। बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ही झुंझलाना महसूस कर देते हैं जब दुखी होते हैं और धीरे धीरे बीमारियों का ये रूप ले लेती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार हंसने हंसाने से बढ़ता है। ऑप्शन ए है भेदभाव की कठोर भावना, ऑप्शन बी है आत्मविश्वास
आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना, ऑप्शन सी है हंसने हंसाने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी है हास्य व्यंग्य करने का कौशल। सही आंसर हो जाएगा हमारा। देखो भेदभाव की भावना तो बढ़ेगी नहीं, हंसने हंसाने तो प्रेम बढ़ता है ना कि भेदभाव बढ़ता है, तो बकवास से ही हटा दो। आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना, ये बिल्कुल सही। हमारे गद्यांश में भी था कि हंसने हंसाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और सुरक्षा की भावना बढ़ती है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा व्याख्या भी कह रही है कि गद्यांश के अनुसार हंसने हंसाने से आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना में वृद्धि होती है। हमारे 28/12/2022 के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के अनुसार हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। ऑप्शन ए है व्यायाम, ऑप्शन बी है हंसना, ऑप्शन सी है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन डी है शारीरिक परिश्रम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हंसना। गद्यांश में कहा गया था कि हमारे शरीर के लिए और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए हंसना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारी व्याख्या कह रही है कि गद्यांश के अनुसार हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हंसना लाभकारी है और हंसने से शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या रहता है, मजबूत रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हंसने हंसाने का लाभ नहीं है। ऑप्शन ए है मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन बी है चिंता से मुक्ति, ऑप्शन सी है आत्मविश्वास में कमी, ऑप्शन डी है सुरक्षा की भावना में वृद्धि। तो बताइए कौन सा हंसने हंसाने का लाभ नहीं है। हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मविश्वास में कमी, क्योंकि साफ कहा गया था कि हंसने हंसाने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है ना कि कमी आती है। उसने कमी कह दी इसलिए गलत हो जाएगा। जबकि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, चिंता से मुक्ति होती है, सुरक्षा की भावना में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत पूछा था। हमारी व्याख्या कह रही है कि आत्मविश्वास में कमी हंसने हंसाने का लाभ नहीं है, जबकि गद्यांश के अनुसार मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, चिंता से मुक्ति और सुरक्षा की भावना में वृद्धि हंसने हंसाने के प्रमुख लाभ हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झुंझलाहट में प्रत्यय है। ऑप्शन ए है हट, ऑप्शन बी है लाहट, ऑप्शन सी है आहट, ऑप्शन डी है ऐट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आहट। झुंझलाहट में आहट प्रत्यय है, झुंझ प्लस आहट बराबर झुंझलाहट। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है, देखो हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं आती है तो आप सीटेट की हिंदी इजीली कर सकते हैं और सीटेट की हिंदी में आप 30 में से 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ 30 आप सही कर सकते हैं। 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर की आपकी हिंदी जो की थ्योरी आती है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि झुंझलाहट में आहट प्रत्यय युक्त है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन से, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय जो होते हैं वो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्रिया या धातु शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय तथा संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है दुख दर्द, ऑप्शन बी है मान सम्मान, ऑप्शन सी है हंसी मजाक, ऑप्शन डी है तरह तरह। द्वंद्व समास बेसमास होते हैं तो की विशेषता समान होती है, जैसे कि माता पिता दिन रात, वैसे ही द्वंद्व समास को विलोम शब्द भी कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन डी तरह तरह। ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, जबकि दुख दर्द मान सम्मान हंसी मजाक ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि तरह तरह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, जबकि दुख दर्द मान सम्मान हंसी मजाक ये सभी द्वंद्व समास हैं। ठीक है, जिन समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो एवं विग्रह करने पर और अथवा एव लगे हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे मान सम्मान का विग्रह करने पर योजक चिन्ह के स्थान पर और शब्द आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेंशन शब्द है, यानी टेंशन शब्द में क्या है। ऑप्शन टेंस है कि तत्समय टेंशन, ऑप्शन बी कह रहा है कि तद्भव है, ऑप्शन सी है आगत है, ऑप्शन डी है देशज है। तो बताइए, देखो जैसे संस्कृत के होते हैं संस्कृत में ही रहते हैं तो तत्सम होते हैं, संस्कृत से हिंदी में आ जाते हैं तो तद्भव होते हैं, जो किसी कहीं और से आते हैं उन्हें आगत कहते हैं, जबकि जो हमारे हिंदी के होते हैं जो कहीं से नहीं आते हैं पुराने शब्द होते हैं जैसे उन्हें देशज कहते हैं, देसी भाषा के शब्द होते हैं, जैसे कि लोटा है, खिड़की है। बताइए टेंशन कौन सा शब्द है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन
सी आगत, ठीक है। टेंशन जो है वो आगत शब्द है। अगर ये व्याख्या कह रही है कि टेंशन आगत शब्द है क्योंकि ऐसे शब्द जो मूलतः विदेशी भाषा के हों परंतु हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयोग होने लगे आगत अथवा विदेशी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो बाहर से आते हैं और हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं तो उसे हम आगत शब्द कहते हैं। हिंदी की उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं और विदेशज शब्द होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आपसे पूछ रहेगा कि हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो आप कहना 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज होते हैं। अच्छा, इसमें तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, क्षेत्र, वायु आदि, ये सब किसके हैं? संस्कृत के हैं। लेकिन अग्नि का अग्नि ही प्रयोग करेंगे, क्षेत्र का क्षेत्र और वायु का वायु प्रयोग करेंगे तो ये तत्सम कहलाएंगे। मतलब वे शब्द जो संस्कृत से आते हैं और बिना किसी परिवर्तन के वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं। ठीक है। वैसे अगर अग्नि का हम आग कर देंगे, क्षेत्र का हम खेत कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द। यानी कि तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से आते हैं और हिंदी में प्रयोग होते हैं, उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है तो वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि आग का अग्नि, खेत का क्षेत्र और रात का रात्रि। ठीक है। जैसे कि अग्नि को हम आग के रूप में, क्षेत्र को खेत के रूप में और रात्रि को रात के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये अग्नि, क्षेत्र और रात, अग्नि, क्षेत्र और रात्रि तत्सम है, आग, खेत और रात तद्भव है। जैसे क्या होते हैं? वे शब्द जो क्षेत्रीय जनमानस द्वारा आवश्यकता के अनुसार प्रचलित हुए देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि गाड़ी, थैला, खटखटाना, ये सब होते हैं देशज क्षेत्र। ठीक है। सामान्य भाषा में जो बोले जाते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। फिर हमारा चौथा होता है विदेशी। ये कौन कौन से होते हैं? विदेशी लोगों के संपर्क के माध्यम से उनकी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे विदेशी अथवा आगत शब्द कहलाते हैं। अच्छा, कई सारे लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं हमारे यहाँ, उनका वही लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं और उनके शब्द हम प्रयोग करने लगते हैं, वो विदेशी कहलाते हैं। जैसे कि स्कूल है, अनार है, आम है, कैंची है, पुलिस है, टेलीफोन है, ये सब कैसे हैं? विदेशी शब्द हैं। ठीक है। और नमक क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये भी गद्यांश है। एक गद्यांश हमारा निपट गया, अब दूसरा गद्यांश आ गया। टोटल 2 गद्यांश आते हैं। दूसरा गद्यांश कह रहा है कि नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, विकल्प हमें उपयुक्त चयन करना है। गद्यांश काफी ईजी होते हैं, बस इन्हें अच्छे से पढ़ना होता है। गद्यांश कह रहा है कि विज्ञान ने मनुष्य को पक्का भौतिकवादी बनाकर उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया है। विज्ञान यानी साइंस ने क्या किया है कि मनुष्य को भौतिकवादी बना दिया है और उसका जो विवेक है, सोचे समझने की क्षमता, उस पर क्या डाल दिया है? पर्दा डाल दिया है। उसके मन की चिर शांति और आनंद भाव भी छीन लिया है। अब मनुष्य को ना ईश्वर का भय है ना पतन का। मतलब मनुष्य क्या है? ना तो ईश्वर का भय कर रहा है, डर रहा है, ना ईश्वर से ना ही पतन से। विज्ञान ने जहाँ यंत्र दिए वहीं यंत्रों द्वारा बेकारी भी दी है। कारखानों के स्वामियों के हाथ में पूंजी देकर तथा मजदूरों को फटेहाल लगकर विज्ञान ने वर्ग संघर्ष उत्पन्न किया है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष का कारण होने से विज्ञान ही इस संसार में निरंतर मतलब लगातार अशांति का कारण बनकर पारस्परिक मतलब एक दूसरे से विदेश का विस्तार कर रहा है। दोनों प्रकार के तथ्यों के आधार पर सच पूछो तो विज्ञान अपने आप में कैसा है? निर्दोष है। मतलब विज्ञान का कोई दोष नहीं है। दोष स्वयं मनुष्य जाति की अपनी इच्छाओं और तृष्णा के विस्तार का है जो उसके सदुपयोग के स्थान पर दुरुपयोग करना उसे सिखा रही है। ठीक है। पहला कह रहा है कि विज्ञान ने मनुष्य को क्या बना दिया है? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है भौतिकवादी, ऑप्शन सी है पूंजीवादी, ऑप्शन डी है विवेकशील। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, भौतिकवादी। ठीक है। विज्ञान ने मनुष्य को भौतिकवादी बना दिया है। हमारी व्याख्या कह रही है कि गद्यांश के अनुसार विज्ञान ने मनुष्य को क्या बना दिया? भौतिकवादी। ठीक है। जिसमें ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं, ऊपर से देखकर आपको गद्यांश से देखकर आंसर देने होते हैं। दूसरा कह रहा है कि विज्ञान के कारण देश उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन ए है लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी है लोगों के बीच भेदभाव, ऑप्शन सी है लोगों के बीच सौहार्द, ऑप्शन डी है लोगों के बीच संघर्ष। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लोगों के बीच संघर्ष। विज्ञान के कारण लोगों के बीच जो संघर्ष है वो उत्पन्न हुआ है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अविवेकी मनुष्य को किसका भय नहीं रहता? ऑप्शन ए है ईश्वर और समाज का, ऑप्शन बी है समाज और पतन का, ऑप्शन सी है ईश्वर और पतन का, ऑप्शन डी समाज और कल्याण का। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ईश्वर और पतन का। अविवेकी मनुष्य को ईश्वर और पतन का भय नहीं रहता है। ठीक है।
हमारी व्याख्या कह रही है कि गद्यांश के अनुसार जो अविवेकी मनुष्य होता है उसको ईश्वर का और पतन का भय नहीं रहता है। विज्ञान ने मनुष्य के विवेक पर भौतिकता का क्या डाल दिया है, पर्दा डाल दिया है, जिससे मनुष्य अपने लाभ हानि को पहचानने की स्थिति में नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान ने डैश और डैश को जन्म दिया है। ऑप्शन ए है अशांति और विवेक, ऑप्शन बी है अशांति और विदेश, ऑप्शन सी है विवेक और यंत्र, ऑप्शन डी है यंत्र और भौतिकता। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशांति और विदेश। विज्ञान ने अशांति और विदेश को जन्म दिया है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान के स्थान पर अशांति और विदेश हो। पूर्ण वाक्य होगा विज्ञान ने अशांति और विदेश को जन्म दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के पतन का कारण स्वयं मनुष्य है, क्योंकि ऑप्शन ए वह अपनी इच्छाओं को दबाता चला गया, ऑप्शन बी है वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं रख सका, ऑप्शन सी है मनुष्य के पास विवेक था जिसका प्रयोग देर से हुआ, ऑप्शन डी है मनुष्य का वास्तविक दुश्मन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। ठीक है, मनुष्य के पतन का कारण स्वयं मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए है विज्ञान, ऑप्शन बी है ज्ञान, ऑप्शन सी है वी, ऑप्शन डी है ना। तो उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्द जो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़कर यानी शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, वो कर जाते हैं उपसर्ग। जैसे कि विज्ञान में बी प्लस ज्ञान इनसे मिलकर बना है बी प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा बी प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान, आ प्लस ज्ञान बराबर अज्ञान। तो इन सबसे जो होते हैं स्टार्टिंग में जुड़ते हैं उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। व्याख्या भी कह रही कि विज्ञान शब्द में वी उपसर्ग है। विज्ञान शब्द वी प्लस ज्ञान से बना होता है। वे शब्द के अंश जो किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में विशेषता को उत्पन्न कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे बी प्लस शेष, विशेष, आ प्लस जन्म, आजन्म आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्दा डाल देना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए खिड़की पर पर्दा डालना, ऑप्शन बी है आंखों में धूल झोंकना, ऑप्शन सी है कम बुद्धि का होना, ऑप्शन डी सच्चाई का पता ना लगना। पर्दा डाल देना का मतलब होता है, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी से जाएगा सच्चाई का पता ना चलना। पर्दा डाल देना मतलब सच्चाई का पता ना चलना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पर्दा डाल देना सच्चाई का पता ना लगना, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना। ठीक कह रहा है कि मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। दूसरा है कि मौन विधि में शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक या अन्वेषक है जो अनुभवों और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ बनाता है। तो पहला है कि ये सही है लेकिन बी गलत है, दूसरा है कि बी सही है लेकिन ए गलत है, तीसरा है कि और बी दोनों सही है और ए बी का कारक है, और चौथा है और बी दोनों गलत है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं और ए जो है बी का कारक है। यानी कि मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। यानी कि हम ऐसी विधि से जो होते हैं जो कि मौन विधि होती है वो हमारे मस्तिष्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और मौन विधि में शिक्षार्थी वैज्ञानिक और अन्वेषक होता है जो अनुभवों अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी जो है वो समझ बनाता है, ये भी सही है। हमारी व्याख्या कह रही है कि मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। मौन विधि में शिक्षार्थी जो होता है वो एक वैज्ञानिक ये अन्वेषक है जो मनुष्य और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ है उसको बनाता है। इस तरह से दोनों सही हैं। लिखित पठन सामग्री को बिना बोले मन में ही पढ़ने की प्रक्रिया मौन वाचन कहलाती है। अच्छा, मौन वाचन होता क्या है, कोई पठन सामग्री होती है इसको हम बोलते नहीं है मन में ही पढ़ते हैं तो वो कहलाती है मौन वाचन। इससे जो होता है बच्चे अच्छा से समझ सकता है, और अगर वो चिल्ला चिल्ला के पढ़ेगा उतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा। अगर वो मस्तिष्क के अंदर पढ़ेगा, चुप रहकर पढ़ेगा, अपने सारी चीज़ें कैसे क्या है उसको समझ के पढ़ेगा तो अच्छे से पढ़ पाएगा। ठीक है, डॉक्टर राम सकल पांडे के अनुसार मौन वाचन में क्या होता है, निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों में प्रौढ़ता का द्योतक है जो भाषा की दक्षता होकर अधिकार का सूचक है। ठीक है, जो क्या होता है भाषा की दक्षता बना देता है। मौन वाचन में श्वासोर वाचन की अपेक्षा कम थकान लगती है और मौन वाचन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं छात्रों की बोध शक्ति का विकास। तो क्या होता है कि जो मौन वाचन करते हैं उनसे थकान भी कम होती है, बोध शक्ति का उनके विकास होता है, स्वाध्याय की आदत का विकास होता है, यानी स्वयं से पढ़ने की आदत जो उनमें विकसित हो जाती है। मनन और तर्क करने की क्षमता यानी वो किसी चीज़ में तर्क कर सकते हैं और इसको ध्यान से पढ़ भी सकते हैं, और साहित्य की विभिन्न विधाओं का भी परिचय वो होता है उनके अंदर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है अध्यापक व्याख्या करने वाला और विद्यार्थी श्रोता होना चाहिए। ऑप्शन बी है अध्यापक सत्ताधारी और जो विद्यार्थी है वो मौन ग्रहणकर्ता होना चाहिए। तीसरा है कि अध्यापक और विद्यार्थी आपस में साझेदार होने चाहिए। और चौथा है कि अध्यापक निर्देशक और विद्यार्थी अनुसरणकर्ता होना चाहिए। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा और विद्यार्थी आपस में साझेदार होने चाहिए। ठीक है, भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच यही संबंध होना चाहिए कि जो अध्यापक और विद्यार्थी हैं दोनों ही क्या हों, साझेदार हों, यानी कि एक दूसरे की बातों को समझने और सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ टीचर बोलते चले जाए, स्टूडेंट्स कुछ ना समझे, या फिर सिर्फ स्टूडेंट्स बोलते चले मैं टीचर को कुछ समझ में ना आए, ये तो गलत होगा ना। एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके ही वो समझ सकते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भाषा की कक्षा में अध्यापक और शिक्षार्थी और विद्यार्थी आपस में साझेदार होने चाहिए। भाषा की कक्षा में शिक्षण कार्य जो होता है वो तभी सफल होता है जब विद्यार्थी भी शिक्षण में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, और अन्यथा शिक्षण कार्य कैसा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बोझिल हो जाता है। विद्यार्थियों को अपने प्रश्न लगातार अध्यापक से क्या करने चाहिए, पूछने चाहिए, क्योंकि पाठ में उत्पन्न शंका का निवारण न होने की दशा में छात्र पाठ को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। यानी कि जो एक छोटा सा बच्चा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी वो टीचर से अगर पूछेगा नहीं तो उसे समझ में कैसे आएगा। अगर कोई भी अगर मान लीजिए राइटिंग में दिक्कत है या फिर समझाने में दिक्कत है तो बच्चा पूछ सकता है कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप बता दीजिए, सर वो क्या लिखा है आप मुझे बता दीजिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे को आसानी से समझ में आएगा। अगर टीचर ने डांट दिया कि तुमको समझ में नहीं आया तो बुद्धू हो, तो बच्चा पूछेगा ही नहीं, पूछेगा नहीं तो वो गलत लिखेगा, गलत लिखेगा तो उसे समझ गलत पढ़ेगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा, गलती समझेगा। तो इस तरह से बच्चे का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। एक टीचर है, आप एक टीचर बनेंगे भविष्य में तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कोई क्वेश्चन पूछे तो उनका आराम से आंसर देना चाहिए, ना कि उन्हें डांटना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण में कौन सा परामर्श अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है कार्य आधारित भाषा अधिगम। ऑप्शन बी है पाठ्य सामग्री आधारित भाषा शिक्षण। ऑप्शन सी है समुदाय आधारित भाषा अधिगम। ऑप्शन डी है सुझाव कोर्स। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, समुदाय आधारित भाषा अधिगम। भाषा की शिक्षण में समुदाय आधारित भाषा अधिगम परामर्श अधिगम सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि भाषा की कक्षा में समुदाय आधारित भाषा अधिगम परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। परामर्श का मुख्य लक्ष्य होता है कि छात्रों में आत्म साक्षात्कार और सामंजस्य की क्षमता को विकसित करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समूची पाठ्यक्रम में भाषा का केंद्र बिंदु किस पर होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि सभी कक्षाओं में मुख्यतः भाषा शिक्षण। ऑप्शन बी है सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण। ऑप्शन सी है विशेष सत्रों में भाषा शिक्षण। ऑप्शन डी है पाठ्य से आगामी गतिविधियों के माध्यम से भाषा शिक्षण। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण। समूची पाठ्यचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण पर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि समूची पाठ्यचर्या में जो भाषा का केंद्र बिंदु है वो सभी विषय जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी मदद से भाषा शिक्षण पर होना चाहिए। भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है कि जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स होते हैं उनको भाषा समझ के साथ प्रयोग करना सिखाना। भाषा शिक्षार्थी को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा में ड्रिल करवा रही है कि शिवा ने एक पत्र लिखा, उसने यह पत्र कल लिखा था। शिवा ने उपन्यास पूरा पढ़ लिया है, उसने ये कल पूरा पढ़ लिया था। ये अध्यापिका क्या करवा रही है, मतलब एक जो है वो क्लास चल रही है, उसमें जो टीचर है उसने कुछ करवा रही है, उसमें वो क्या करवा रही है कि शिवा ने एक पत्र लिखा, उसने ये पत्र कल लिखा था, उसने उपन्यास पूरा किया, उसने कल पूरा कर लिया। तो ये कर क्या रही है। ऑप्शन ए है कि संरचनात्मक अभ्यास। ऑप्शन बी है कार्यात्मक अभ्यास। ऑप्शन सी है कार्यात्मक संप्रेषणात्मक अभ्यास। और ऑप्शन डी है सामाजिक अंतःक्रिया अभ्यास। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संरचनात्मक अभ्यास। ठीक है, ये क्या कर रही है, संरचनात्मक अभ्यास।
हमारी व्याख्या कह रही है कि उपयुक्त के संदर्भ में अध्यापिका संरचनात्मक अभ्यास करवा रही है। शिक्षार्थियों के बीच अर्थ निर्माण और समझ के विकास के माध्यम से सीखने की सुविधा प्रदान करने वाला सीखने का माहौल संरचनात्मक शिक्षण कहलाता है। शिक्षार्थियों को विभिन्न आयामों का अनुभव प्रदान करता है, यानी कि अध्यापिका है वो संरचनात्मक अभ्यास करवा रही है, क्योंकि इसके बीच में क्या अर्थ का निर्माण करना और बच्चों को समझ के माध्यम से सिखाना कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वही संरचनात्मक शिक्षण कहलाता है। इससे उसे क्या बोलते हैं, विभिन्न आयामों के अनुभव जो होते हैं वो प्रदान होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों को कृत्यवाच्य से कर्म वाच्य बनाने में कठिनाई आ रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांपते हुए अध्यापक कार्य संबंधित कुछ संकेत व प्रतिरूप बताती है। इस मदद के आधार पर विद्यार्थियों ने पूरे अनुच्छेद को कृत्यवाच्य से कर्म वाच्य में बदल दिया है। ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है पियाजे का सिद्धांत, ऑप्शन बी है क्रिएशन का सिद्धांत, ऑप्शन सी है ब्रूनर का सिद्धांत, ऑप्शन डी है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है, विद्यार्थियों को कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांपते हुए जो टीचर है वो कार्य संबंधित कुछ संकेत या फिर प्रतिरूप उन्हें बताती है। इस मदद के आधार पर विद्यार्थी ने पूरे अनुच्छेद को कृत से क्रम में बदल दिया है, तो ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों को कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में क्या हो रही है, डिफिकल्टी फील हो रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांप लिया है और अध्यापक कार्य संबंधित कुछ संकेत और प्रतिरूप बताती है। इसके आधार पर क्या होता है कि विद्यार्थियों ने पूरे अनुच्छेद को कृत से क्रम में बदल दिया है। तो ये उदाहरण के सिद्धांत का है, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की दिया है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास समाज की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। बालक की भाषा का विकास अंतःक्रिया द्वारा होता है। बालक अपने घर परिवार और समाज से जो कुछ भी सुनता है वही सीखता है। मतलब ये कह रहे हैं कि व्यक्ति जो होता है वो अपने घर में जो कुछ सीखता है, जो कुछ समाज में सीखता है, वो उसी तरह से अनुसरण जो होता है वो करने लगता है। और ये कहीं ना कहीं सही बात भी है, व्यक्ति जो होता है वो अपने समाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापिका विद्यार्थियों को संकेतों जैसे कि कहानी का शीर्षक, कहानी के पात्र, थीम, अंत और संदेश के आधार पर एक कहानी पूरी करने के लिए कहती है। ये विद्यार्थी किस प्रकार की गतिविधि में शामिल है? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक रचनावाद, ऑप्शन बी है सामाजिक रचनावाद, ऑप्शन सी है व्यवहारवाद, ऑप्शन डी है संरचनावाद। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक रचनावाद। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अध्यापिका विद्यार्थियों को संकेत जैसे कि कहानी का शीर्षक, कहानी के जो पात्र है, जो भी थीम है और अंत और संदेश के आधार पर कहानी को पूरा करने के लिए कहती है। विद्यार्थी संज्ञानात्मक रचनावाद गतिविधि में शामिल है। किसमें है? संज्ञानात्मक रचनावाद गतिविधि में। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से उसकी पहली हवाई यात्रा कहानी पर चर्चा करती है और फिर इसको कक्षा के सामने अभिनीत करने के लिए कहती है। अध्यापक विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहती है? ऑप्शन ए है रचनात्मकता, ऑप्शन बी है संप्रेषण, ऑप्शन सी है सहयोग, ऑप्शन डी है समालोचनात्मक चिंतन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, इसमें हमारा ऑप्शन ए कि ए बी और सी, ऑप्शन बी है ए बी और डी, ऑप्शन सी है बी सी और डी, ऑप्शन डी है ए सी और डी। सही आंसर हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जो अध्यापिका है वो अपने विद्यार्थियों से उसकी पहली हवाई यात्रा कहानी पर चर्चा करती है और फिर इसको कक्षा के सामने अभिनीत करने के लिए कहती है। अध्यापिका विद्यार्थियों में रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, संप्रेषण और सहयोग का गुण विकसित करना चाहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिति मूलक भाषा शिक्षण किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है अभिक्रमीकरण, प्रोग्रामिक अभ्यास और उत्पादन, ऑप्शन बी है तैयारी, प्रस्तुतिकरण और अभ्यास, ऑप्शन सी है प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन, ऑप्शन डी है तैयारी, प्रस्तुतिकरण और उत्पादन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
हमारी व्याख्या कह रही है कि स्थिति मूलक भाषा शिक्षण प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन पर आधारित है। स्थिति मूलक भाषा शिक्षण के जन्मदाता ब्रिटिश भाषाविद हैरोल्ड पामर व A.S. हॉर्नबी हैं। ये शिक्षण विधि सीखने और व्यवहारिक रूप से उपयोग करने में क्या बनाती है, सक्षम बनाने के लिए यथार्थवादी स्थिति के उपयोग को क्या करती है, बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन उपागमों की पहचान करें जो इन सिद्धांतों का अनुसरण करते हो। पहला है बोली जा रही हो लिखित सामग्री की संरचना और व्याकरण विशेषताओं का प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से बोली जा रही हो लिखित सामग्री का जुड़ाव बनाना। तीसरा है कि ऐसे कार्य इकाइयों की योजना बनाना जिसका मुख्य केंद्र बिंदु समूची सामग्री के आधार पर कौशल विकसित करने पर हो। पहला है कार्य आधारित भाषा शिक्षण, दूसरा है पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश, तीसरा है कोश विषयक उपागम, ऑप्शन डी है सहकारी भाषा अधिगम। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि बाहरी सामग्री आधारित निर्देश उपागम के प्रमुख सिद्धांत हैं बोली जा रही है लिखित सामग्री की संरचना और व्याकरण विशेषताओं का प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से बोली जा रही लिखित सामग्री का जुड़ाव बनाना, ऐसे कार्य इकाइयों की योजना बनाना जिनका मुख्य केंद्र बिंदु समुचित सामग्री के आधार पर कौशल को विकसित करने पर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रदत्त कार्य को पढ़ें और क्रियान्वयन की दृष्टि से क्रम दें। पहला है कि अधिगम गतिविधि की अभिकल्पना करना, दूसरा है निर्देश देना, मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन, तीसरा है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख करना और चौथा है कि टॉपिक, थीम और स्थितियों को चिन्हित करना। पहला कह रहा है कि A B C और D सही, दूसरा B A C D, तीसरा है C D A B और चौथा है C B A D। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, C D A और B यानी कि क्रियान्वयन की दृष्टि से प्रदत्त कार्यक्रम होगा। पहला है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख होगा, फिर होगा टॉपिक, थीम और स्थितियों को चिन्हित करेंगे, फिर अधिगम की गतिविधि की विकल्पना करेंगे, फिर निर्देश देंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है। ऑप्शन ए कि शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, दूसरा है शिक्षण के लिए संदर्भ का चयन करना, तीसरा है विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों का समूहीकरण, चौथा है शिक्षार्थियों को निर्देश देना। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है कि शैक्षिक कार्यक्रमों को क्रियान्वयन से, दूसरा है कि शिक्षार्थियों के निष्पादन का मूल्यांकन, तीसरा है संदर्भ का चयन और स्तरानुसार बांटना, चौथा है कि शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंधन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदर्भ का चयन और स्तरानुसार बांटना। ठीक है, भाषा का पाठ्यक्रम संबंधित है। हमारी व्याख्या कह रही है कि भाषा का पाठ्यक्रम संदर्भ का चयन और स्तरानुसार बांटने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन ए है भाषा के तत्वों में निपुणता, ऑप्शन बी है भाषा के नियमों का अधिगम, ऑप्शन सी है व्यावहारिक कौशलों में निपुणता, ऑप्शन डी है भाषा की कोश रचना में निपुणता। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, व्यावहारिक कौशलों में निपुणता भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य है। हमारी व्याख्या कह रही है कि भाषा अधिगम के लिए व्यवहारिक कौशलों में निपुणता अनिवार्य है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अधिगम का प्रतिक्रियात्मक पाठ्यक्रम किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है व्याकरण, ऑप्शन बी है शब्द भंडार, ऑप्शन सी है टॉपिक, ऑप्शन डी है कार्य। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कार्य। भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम कार्य पर आधारित है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए और अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए आप कमेंट्री पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और हमने कई सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे भी देखा कीजिए। ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं एक एक करके। हमने इससे पहले CDP का और अगले वीडियोज़ में हम आपकी इंग्लिश
और आपकी जो साइंस है, सोशल साइंस है, वो उसको सोशल साइंस को लेकर आएंगे और इसके बाद हम आपकी प्राइमरी लेवल की CDP और सारे पेपर कराएंगे। ठीक है, एक ये जो पेपर होगा आपका CD उसका प्राइमरी लेवल का होगा और एक जो पेपर होगा वो जूनियर लेवल का होगा, क्योंकि प्राइमरी जूनियर दोनों के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपको दोनों पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, सो हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।